Welcome to VS Educational Place BPSC 142 by SV Crazy Hacks। वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। हाँ गाइस, हमारी 9वीं इकाई है अन्य पड़ोसियों के साथ भारत की नीति। गाइस, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पड़ोसी देशों के साथ भारत की विदेश नीति कैसे रही। आइए जान लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के साथ इसमें मेन रहेगा। सिर्फ हमें इनके साथ विदेश नीति पढ़नी है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। पहले, भारत का एक बड़ा और जटिल पड़ोस है। इसकी सीमाएं समुद्री सीमाएं पड़ोसियों के साथ लगती हैं जो कई हज़ारों किलोमीटर लंबी हैं। भारत की सुरक्षा और रक्षा प्रमुखता प्राप्त करती हैं। संबंध सुरक्षा, प्रवास, व्यापार, जल बंटवारे और पड़ोस में बाहरी महान शक्तियों की उपस्थिति के बड़े और जटिल पहलू हैं। इस इकाई में भारत के करीब 7 पड़ोस देश शामिल हैं। प्रत्येक द्विपक्षीय संबंध महत्वपूर्ण हैं। इसकी अपनी विशेषताएं हैं, वही हम इस इकाई में पढ़ने वाले हैं। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़ा बांग्लादेश के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। बांग्लादेश अपने उत्तर पूर्व और पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। ये म्यांमार के साथ इसकी एक छोटी दक्षिण पूर्व सीमा है। बांग्लादेश नदियों का देश है। इसमें गंगा द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे स्थानीय रूप से पद्मा और ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है। दो नदियाँ मेघना के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बांग्लादेश को सबसे कम विकसित देशों में वर्गीकृत किया गया है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। इसकी राजधानी ढाका दुनिया का सबसे आबादी वाले शहरों में से एक है। सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आयामों से घिरा हुआ द्विपक्षीय संबंध भारत के साथ इसका रहता है। बांग्लादेश के लोग भारत में प्रवास करते हैं, कुछ कानूनी रूप से और अक्सर अवैध रूप से। जनसांख्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ज़रूरतों के कारण प्रवास सीमाओं से भी पुराना है। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल और भारत के उत्तर पूर्व में बांग्लादेशियों का प्रवास विवाद का एक स्तर बन जाता है। इस तरह पड़ोसी म्यांमार से पूर्व बांग्लादेश और रोहिंग्या प्रवास ऐतिहासिक रूप से ढाका और रंगून के बीच एक दुखद स्थान रहा है। आइए गाइस, भारत के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश एक बहुत मजबूत जातीय पहचान है। लोग अपने बंगाली संस्कृति और साहित्यिक परंपराओं पर बहुत गर्व करते हैं। बंगाली जातीय राष्ट्रवाद का दावा था, जिसने 1971 में पाकिस्तान के टूटने और बांग्लादेश के जन्म का कारण लिया। बांग्लादेश के जन्म के साथ 2 राष्ट्र सिद्धांत की मृत्यु हो गई। बांग्लादेश की बहुत मजबूत धार्मिक पहचान है। ये दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम देश है। इसके 90% लोग सुन्नी मुसलमान हैं और लोग पवित्र हैं। अपनी संस्कृति और धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के साथ खूबसूरती के साथ जोड़ते हैं। बांग्लादेश 1971 में धर्मनिरपेक्षता और उसकी इस्लामी पहचान के बीच झूल रहा है और यह देश के प्रति भारत की नीति को प्रभावित करता है। द्विपक्षीय संबंध आपस में जुड़े हुए हैं और घरेलू आबादी को तुरंत प्रभावित करते हैं। भारत के लिए एक चुनौती के रूप में है अवैध प्रवासन, यानी कि बांग्लादेश के लोगों का भारत में आना जाना एक कठिन चुनौती है। इसमें कई लोग कानूनी रूप से आते हैं तो कई अवैध रूप से आते हैं। कानूनी रूप से आने वालों की संख्या हज़ारों में है, जो कि वीज़े के साथ आते हैं। इसके अलावा अवैध रूप से प्रवेश करने वालों का भी इसमें एक बहुत
बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है, जो पीढ़ियों से सचमुच में भारत में रह रहे हैं। प्रवासी रोजगार की तलाश में भारत में आते हैं अपने जीवन को स्थिति को सुधारने के लिए। आवाजाही का एक ऐतिहासिक पैटर्न है जो क्षेत्र के लोगों जो आज बांग्लादेश का गठन करते हैं ऐतिहासिक रूप से पड़ोसी हिस्सों में चले गए। बांग्लादेश भारत के पड़ोसियों में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह भी इस क्षेत्र की सबसे बड़ा गरीबी का कारण माना जाता है। गरीबी और बेरोजगारी ने बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश कराया। एक सुरक्षा चिंता का कारण इसमें यह भी है कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को परिभाषित करें तो अवैध अप्रवास के चलते सीमा प्रबंधन, जल संसाधन, अनौपचारिक व्यापार सहित अन्य सुविधाएं, आर्थिक स्थिति बांग्लादेश की सुरक्षा में पनाहगाह तलाशने वाले आतंकवादियों और पूर्वोत्तर उग्रवाद की आकांक्षाओं सहित मजबूत सुरक्षा चिंताएं भी हैं, जिसकी वजह से भारत को अक्सर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भारत में सीमा पार विद्रोहियों और आतंकवादियों को भेजने की सक्रिय सूचना होती रहती है और उनकी पनाह का क्षेत्र बन जाता है बांग्लादेश। आइए गाइस, अब थोड़ा म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। उपजाऊ इरावदी नदी घाटी एक राष्ट्र और एक राज्य के रूप में म्यांमार का गठन करती है। यह एक लंबी समतल क्षेत्र है। आंतरिक जातीय संघर्ष की तरह विदेशी हस्तक्षेप और अपने भौतिक भूगोल के कारण म्यांमार 12 मास चिंता में रहता है। म्यांमार का स्थान इसे हिंद महासागर बेसिन, दक्षिणी पूर्व एशिया और दक्षिणी चीन के बीच में एक प्राकृतिक पुल बनाता है। 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था ऊर्जा संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। आइए गाइस, अब जानते हैं भारत के और म्यांमार के संबंधों के बारे में। द्विपक्षीय संबंधों के आयाम भारत और म्यांमार का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय सेना ब्रिटिश भारत की सेना की रीढ़ थी, जिसने 19वीं शताब्दी में 3 एंग्लो ब्रह्मी युद्ध लड़े थे। 1986 में बर्मा पर कब्जा करने के बाद बर्मा में भारतीय नागरिक सेवा, व्यापार, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हावी हो गए थे। बर्मा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बन गया था। 1947 तक ऐसा ही रहा। इसलिए जातीय ब्रह्मी भारत और भारतीय के प्रति अविश्वास और शत्रुता रखते थे। भारत के प्रति पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले प्रधानमंत्री यू के तहत स्वतंत्रता बर्मा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में बहुत कुछ किया। एक पड़ोसी के रूप में कम आंकना। म्यांमार एक कम आंका गया पड़ोसी है। म्यांमार कई कारणों से भारत के लिए भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विद्रोहियों को म्यांमार में ठिकाने होने से रोकना महत्वपूर्ण है। दालें अक्सर कम आपूर्ति में होती हैं। भारत म्यांमार से दालों और अन्य कृषि उत्पादों का आयात करता है। भारत में म्यांमार से बुनियादी ढांचे और ऊर्जा की परियोजनाओं में निवेश किया है। और चौथा और अंतिम, रक्षा के क्षेत्र में भारत म्यांमार को रूस निर्मित पनडुब्बी की आपूर्ति कराने में सहमत हो गया। इसके अलावा म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट नीति में प्रवेश द्वार है। भारत और आसियान देशों के बीच किसी भी ओवरलैंड कनेक्टिविटी के लिए म्यांमार को बोर्ड में शामिल करने की आवश्यकता होगी। म्यांमार के साथ भारत की प्रमुख आर्थिक और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में आसियान व्यापक गुंजाइश है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड संयुक्त रूप से एक 1360 किलोमीटर राजमार्ग विकसित कर रहे हैं, जो अंततः कंबोडिया और लाओस के मध्य से भारत को वियतनाम से जोड़ सकता है। आइए गाइस, थोड़ा भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान दक्षिण एशिया में एक छोटा और भूमि से घिरा राज्य है, जिसकी आबादी लगभग 8 लाख है। वर्तमान में भूटान एक सार्वधानिक
राजतंत्र है। भूटान की एक विविध स्थलाकृति है। दक्षिण में घास और जंगल डुआर्स मैदान देश को असम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों से जोड़ता है। मैदानों के उत्तर में भूभाग बढ़ने लगता है। पारो और थिम्पू उपजाऊ घाटियाँ हैं। आगे उत्तर में हिमालय के ऊंचे भाग हैं। भूटान चीन सीमा खराब सीमांकित और डोकलाम पठार पर प्रतिद्वंदी दावे हैं। एक छोटा राष्ट्र भूटान के लिए प्रमुख चुनौतियां अपने संप्रभुत्व की रक्षा करना और चीन को दूर भगाना है। भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए भूटान महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से भारत भूटान का मुख्य आर्थिक और सुरक्षा प्रदान करता है। मॉडल पड़ोसी। भूटान के प्रति भारत की नीति की नींव भारत भूटान मैत्री संधि द्वारा रखी गई थी। 8 अगस्त 1949 को हस्ताक्षरित संधि शांति और गैर हस्तक्षेप का आह्वान करती है। एक सौदा है भारतीय विदेश नीति और रक्षा चिंताओं के लिए। भूटान सम्मान के बादल में बड़ी भारतीय सहायता, विशेष रूप से चीन से संबंधित। भारत ने भूटान की विदेश नीति के विकल्प का मार्गदर्शन किया। विशेष रूप से भूटान के पास संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी 5 सदस्यों में से किसी में भी राजनयिक मिशन नहीं है। इसके बाद इसके कुछ पड़ोसी देशों सहित कई देशों के वाणिज्यिक दूतावास हैं। इन वर्षों में भूटान ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों का दायरा विकसित किया। चीन के साथ उनके बीच काफ़ी हद तक अपरिभाषित सीमा पर है। भारत ने भूटान को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने में मदद की है। भूटान को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता दाताओं के विकास सहायता प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोसी पहल नीति के तहत भूटान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भूटान पहला देश था जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में दौरा किया था। मोदी ने 17 और 18 में दूसरी बार भूटान का दौरा किया। 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन राजनीतिक जुड़ावों और अन्य घटनाक्रमों ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए चरण की शुरुआत की। इस नए चरण को आर्थिक सहयोग पर फोकस है। भारत ने बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल को पुनर्जीवित किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्स्टेक के केंद्र में स्थित है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड को एक साथ लाता है। भारत को एक विकासात्मक सुरक्षा ढांचे के साथ लाने के लिए एक अतिरिक्त क्षेत्रीय ढांचा है। म्यांमार और थाईलैंड के आसियान के सदस्य होने के साथ बिम्स्टेक भारत की एक्ट नीति का पूरक है। आइए गाइस अब जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल भारत का एक और स्थलबद्ध हिमालयी पड़ोस है। नेपाल के 3 भौगोलिक उपक्षेत्र हैं: पहाड़ी उत्तरी सीमा क्षेत्र, एक केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्र और एक तराई जो एक उपजाऊ निचली दलदली मैदान है। तराई को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी द्वारा सिंचित किया जाता है और नेपाल की 29.3 मिलियन आबादी के 90% से भी अधिक का समर्थन करता है। एक लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद 2006 में एक गणतंत्र राज्य बन गया था। नेपाल का लोकतांत्रिक ओडिसी और भारत। नेपाल के साथ भारत के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं, फिर भी बहुत जटिल हैं। बहुत सहयोग और अन्य स्रोत हैं, फिर भी वे द्विपक्षीय संबंधों में बहुत अधिक अविश्वास और स्वायत्तता की इच्छा है। नेपाल के साथ संबंधों में भारत के लिए एक मजबूती घरेलू और विदेश नीति आयाम है। एक हिंदू राजशाही से एक बहुदलीय संघीय निरपेक्ष
लोकतंत्र में नेपाल का संक्रमण लंबा रहा है, विवादों के बिना नहीं। शांति और मित्रता संधि 1950। भारत और नेपाल के संबंधों को विशेष माना जाता है क्योंकि भारत और नेपाल की सीमाएं खुली हैं। कोई प्राकृतिक भूगोलिक कारक नहीं हैं जो सीमाओं के परिभाषित करते हैं। इस प्रकार की सीमा को विनियमित या बंद करना कोई आसान काम नहीं है। शांति और मित्रता की द्विपक्षीय संधि पर 31 जुलाई 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। खुली सीमाओं और मुद्रा की मुक्ति संचालन पर सहमति हुई थी। दोनों देश रोजगार, व्यवसाय, संपत्ति के स्वामित्व सहित सभी मामलों में एक दूसरे के नागरिकों को राष्ट्रीय उपचार देने पर सहमत हुए। भारत आर्थिक रूप से अधिक विकसित और एक बड़ा बाजार है। इस संधि ने नेपाल के लोगों को भारत में रोजगार और व्यापार के अवसर खोजने में मदद की। भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों में आयाम। इनके संबंध कई कारण से महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सुरक्षा, भौगोलिक और हाइड्रोग्राफिकल दोनों के बीच में 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है जो खुली हुई है। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं, काम करते हैं। ये वे नागरिक हैं जो समान सुविधाओं के अक्सर लाभ उठाते हैं। भारत की सुरक्षा चिंता। नेपाल को लेके खुली सीमाएं सुरक्षा चिंता को बढ़ाती हैं। 19 दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ान को कांधार के लिए अपहरण कर लिया गया था। सुरक्षा घर्षण का एक बिंदु बन गया। नई दिल्ली को कभी कभी काठमांडू को याद दिलाना पड़ता है। उसके सुरक्षा उपाय ढीले हैं। नेपाल विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान में विदेश शक्तियों के खुफिया एजेंसियों का केंद्र बन गया है। शक्तियां भारत के खिलाफ जासूसी और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए नेपाल का इस्तेमाल करती हैं। अवैध व्यवसाय नेपाल से बाहर संचालित होते हैं। जाली मुद्रा और नशीले पदार्थ, हथियारों की तस्करी शामिल अपराधों में से एक हैं। श्रीलंका की बात कर लेते हैं गाइस। श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है। यह द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व सिरे से 20 मील दूरी पर स्थित है। पाक जल मरुमध्य से विभाजित भारत इसका एकमात्र पड़ोसी देश है। द्वीप राष्ट्र हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है जो मालदीव द्वीप श्रृंखला के उत्तर पूर्व में है। श्रीलंका को 2 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी में इसका मूल केंद्रीय हाइलैंड्स शामिल है जो कोलंबो के समुद्री तट तराई से पश्चिम की ओर है। ये एक कृषि प्रधान भूमि है जिसमें रत्न और ग्रेनाइट के भंडार भी हैं। कोलंबो में एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है जो पास में शिपिंग लेने से पर्याप्त यातायात प्राप्त कराता है। मत्स्य पालन प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। अगर बात करें श्रीलंका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की तो एशिया के सामरिक स्थिति का काबिज है। इसके अलावा हिंद महासागर उनके समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए पारंपरिक सुरक्षा सहयोग की आवश्यकता होती है। भारत और श्रीलंका के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक और नस्लीय संबंध हैं। जाति विभाजन और तमिल का मुद्दा। बहुसंख्यक सिंहली और अल्पसंख्यक तमिल आबादी के बीच लंबे समय से तनाव रहे। उसके बाद समय के साथ हिंसक घटना हुई। भेदभाव और हाशिया पर स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग तमिलों की बीच मजबूती रही। श्रीलंका 3 दशकों से गृह युद्ध से गुजरा जो कि 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था और 2009 में रक्तपात के बाद समाप्त हुआ। गृह युद्ध के दौरान 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, हज़ारों गायब हो गए। मानव अधिकारों का उल्लंघन। 2009 में गृह युद्ध की अंतिम महीनों में बड़े पैमाने
पर हुआ। आर्थिक संबंध अपने पड़ोसी के प्रति भारतीय विदेश नीति का एक हिस्सा उनके व्यापार रियासतें और आर्थिक प्रोत्साहन देना रहा। श्रीलंका 1958 में भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। मुक्त व्यापार समझौते से भारत को निर्यात में वृद्धि हुई। श्रीलंका में उच्च भारतीय निवेश के मामले में श्रीलंका को फ़ायदा हुआ। भारत से श्रीलंका को प्रमुख निर्यात में मोटर वाहन, खनिज ईंधन और तेल, कपास, दवा उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुएं, लोहा, इस्पात, रसायन, सीमेंट, चीनी आदि शामिल थे। इसके अलावा श्रीलंका से भारत को आयात के रूप में प्रसंस्कृत मांस उत्पाद, पोल्ट्री फीड, अछूता तार और केबल, बोतल कूलर, परिधान, वायवीय टाइल और सिरेमिक उत्पाद, रबर के दस्ताने, बिजली के पैनल बोर्ड और बड़े मशीनरी के पुर्जे, भोजन की तैयारी और मसाले, फर्नीचर, एमडीएफ बोर्ड, कांच की बोतलें आदि श्रीलंका ने भारत को आयात के रूप में दी। मछली पकड़ने का विवाद भारत को श्रीलंका से 12 समुद्री मील अलग करने वाला पाक जल्द मरुमध्य में मछली पकड़ना विवाद का विषय है। पाक जल्द मरुमध्य में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की घटना हुई है। भारतीय मछुआरे मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली ट्रॉलरों का प्रयोग करते हैं जो श्रीलंकाई तमिलों सहित श्रीलंकाई मछुआरों को उनकी पकड़ से वंचित करते हैं। श्रीलंका ने मशीनीकृत नावों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। ये भारत अपने प्रतिबंध के बजाय मशीनीकृत ट्रॉलरों का विनियमित उपयोग चाहते हैं। इसके बाद एक अन्य पड़ोसी मालदीव भी है। मालदीव हिंद महासागर में भारत की दक्षिण पश्चिम में 370 मील की दूरी पर स्थित है। एक द्वीप समूह है। द्वीप समूह राष्ट्रीय हिंद महासागर में प्रमुख शिपिंग लेने की देखरेख करता है। ये महान शक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है। देश उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। अधिक शांतिपूर्ण परिस्थितियों में समुद्री डकैतियों और तस्करी को रोकने के लिए ये द्वीप राष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्विपक्षीय संबंधों की अगर हम बात करें, ये हम भारत के सबसे निकटतम पड़ोसियों में सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला देश है। भारत को मालदीव पुरातनता में डूबे हुए जातीय, भाषीय और सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक लिंक साझा करते हैं। दशकों से भारत ने द्वीप समूह राष्ट्र के साथ घनिष्ठ सामरिक और सैन्य और आर्थिक संबंध विकसित किए हैं। मालदीव भारत की नीति का एक केस स्टडी है जो अधिक टिकाऊ है। भारत की रणनीतिक सोच और योजनाओं में देश प्रमुखता में शामिल है। भारत सभी हितधारकों के साथ जुड़ा हुआ है। देश के घरेलू मामलों में रत्ती भर भी दखल नहीं देना चाहिए। भारत मालदीव के लिए पहला सुरक्षा प्रदाता बना हुआ है। भारत ने 1000 टन की आपूर्ति की थी। भारतीय नौसेना ने सुनामी के दौरान द्वीप देश को बचाया था। मालदीव को पीने का पानी जल संकट के घंटों के भीतर भारतीय नौसेना और वायुसेना ने हज़ारों टन पानी पहुंचाया था। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान की सीमा चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती है। इसके भूगोल के 3 भागों में विभाजित किया गया है: उच्च भूमि, उत्तरी मैदान और दक्षिणी पश्चिमी पठार।
भूमि की मुख्य विशेषता इसके पहाड़ हैं। इसके चारों ओर 4 प्रमुख शहर हैं। काबुल इसकी राजधानी है जो पूर्व में स्थित है। अन्य शहरों में कांधार, पश्चिम की ओर हेरात और उत्तर में मजार शरीफ है। इसके अलावा यहाँ ज़्यादातर ग्रामीण समाज है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं। ऐतिहासिक रूप से देश की विविध संस्कृति और लोग को आकर्षित किया है। परिणाम स्वरूप विविध भाषाएं, संस्कृति और जातियां हैं। इसमें से प्रत्येक समूह एक पड़ोसी देश में आबादी साझा करता है जो बाहरी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अफ़गानिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे थे ये भी जान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से भारत और अफ़गानिस्तान के एक दूसरे को पड़ोसी मानते थे और दोस्त मानते थे। अफ़गानिस्तान के साथ भारत के मजबूत और ऐतिहासिक समकालीन संबंध हैं। यह अफ़गानिस्तान से और उसके माध्यम से कि विदेश आक्रमणकारी सदियों से भारत आए हैं। ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत के साम्राज्यों में अफ़गानिस्तान के दक्षिण से आक्रमणकारी आते रहे हैं। गाइस, ये थे इस इकाई के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इसी इकाई के साथ हमारी 3rd ब्लॉक है जो हमारा तीसरा खंड समाप्त होता है। इसके बाद हम गाइस पढ़ेंगे 4था खंड नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। Thank you for watching. Please guys like, subscribe and share.